हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो चलिए आ जाइए सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जो कि आपका इलेक्ट्रिकल मशीन में है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके AQ2 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग अगर पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ से इसको कवर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। तो कोई भी आप चाहे AQ2 का एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे AE का हो गया या JEE का हो गया, अगर ये आप एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो अगर इस क्लास को आप देख के जाते हैं तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। अगर आपने अच्छे से इसको एक दो बार देख लिया तो ठीक है। यहाँ से आप रिवीजन भी कर सकते हैं जो लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं अपना इलेक्ट्रिकल मशीन में एक हमारा नया टॉपिक है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये अगर बात करें तो आपका AQ2 में यूनिट 5 पूरी है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, जिसमें हम लोग देखते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के क्या होता है, सिंगल फेज मोटर के टाइप्स क्या होते हैं, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अब उसी को हम लोग क्या करेंगे, आपको कराते हैं, समझाते हैं आपको क्या होता है, ठीक है। तो सभी लोग आप हेडिंग डाल लीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। और आप एग्ज़ाम देने से पहले इसको ज़रूर 1 से 2 बार देख के जाइए, जिससे कि क्या होगा, आप वहाँ पे इसको लिख सकते हैं समझ के। अदरवाइज आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो। चलिए फिर अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की अगर बात करें तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारे क्या होते हैं। पहली बात तो याद रखेंगे, सिंगल फेज AC मोटर्स होते हैं, सिंगल फेज AC मोटर्स होते हैं। और सिंगल फेज AC मोटर में आपके अगर हम बात करें रेटिंग की, तो ये हमारे स्मॉल रेटिंग के मशीन के होते हैं। स्मॉल रेटिंग के जितने भी सिंगल फेज AC मोटर जो स्मॉल रेटिंग के होते हैं, स्मॉल रेटिंग की बात करें तो जैसे 5 वाट से लेकर के 1000 वाट तक के जो मोटर हमारे यहाँ कहलाते हैं, वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात याद रखेंगे। दूसरी चीज आप याद रखेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को ही हम लोग फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल फेज फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर भी कहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से शॉर्ट में लिख के जाइए, और शॉर्ट में आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे बना के भी लिख सकते हो अच्छे से। जो चीज़ें हम आपको बताते जा रहे हैं उसको आप नोट करते जाइए, और नोट करते जाएंगे तो वहाँ पे जब आप लिखेंगे ना, तो इन्हीं पॉइंट्स को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आता है तो आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा अगर आपने ये क्लास देखी होगी तो ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो हमारे सिंगल फेज AC पे ऑपरेट होते हैं, वो हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंतर्गत आते हैं। बात करें रेटिंग की तो ये हमारे कितने रेटिंग तक के होते हैं, 5 वाट से लेकर 1000 वाट तक के होते हैं। इन्हीं मोटर्स को हम फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर भी कहते हैं, ठीक है। अब इनका यूज की बात करें तो ये हमारे डोमेस्टिक मोटर्स होते हैं, जैसे डोमेस्टिक मोटर्स होते हैं, ठीक है। इनको डोमेस्टिक मोटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। तो मोस्टली ये सारे मोटर्स हमारे सिंगल फेज सप्लाई पे ऑपरेट होते हैं, सिंगल फेज सप्लाई पे, ठीक है। अब बात करें कि हम जानते हैं कि हमारे जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो कैसा होता है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। आप लोग जानते होंगे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर कहा जाता है, क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि क्यों हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं कहते हैं, ठीक है। तो
अभी हम इसके पीछे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। अच्छा, आपसे एक नोट आप लोग चाहे कर लीजिए, नोट करके डाल लीजिए इसको। और आपसे अगर हम एक चीज़ पूछें, एक क्वेश्चन पूछें, तो आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जवाब दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर है, वो हमारा लाइटली लोड पे ऑपरेट कर रहा है, और अगर उसमें क्या करते हैं, हमारा कोई भी एक फेज डिस्कनेक्ट हो जाता है या एक फ्यूज ब्लोन ऑफ हो जाता है या फेल हो जाता है, तो क्या हमारा सिंगल 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है वो, उस केस में हमारा मोटर क्या होगा, ऑपरेट रहेगा या नहीं रहेगा, या हमारा बंद हो जाएगा, या हमारा कंटिन्यू रन करता रहेगा। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको बताइए पहले, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं इसको। बताइए, कमेंट करिए सभी लोग। 3 फेज इंडक्शन मोटर है, अगर उसका एक फेज डिस्कनेक्ट हो गया, फेल हो गया, फ्यूज हो गया, तो उस केस में हमारा क्या, मोटर ऑपरेट करता रहेगा या मोटर आपका ऑफ हो जाएगा? बताइए, ये क्वेश्चन है। तो चलिए आप बताते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें 3 फेज इंडक्शन मोटर की, अगर उसमें हमारा कोई भी एक फेज जो है फ्यूज हो गया, मान लिया एक फ्यूज ब्लोन ऑफ हो गया, ठीक है, या फेल हो गया हम कह सकते हैं, तो उस केस में हमारा मोटर ऑपरेट करेगा। कैसे करेगा? तो वो ऑपरेट हमारा कैसे करता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह ऑपरेट करेगा। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह ऑपरेट करते ही क्या होगा, उसकी जो स्पीड है, रिड्यूस्ड स्पीड उसकी कम हो जाएगी। क्या होगा, स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, स्लिप उसकी इंक्रीज हो जाएगी। हम जानते हैं कि स्लिप इंक्रीज होगी तो स्पीड तो जाहिर सी बात हमारी कम होगी, आप पढ़े होंगे। तो और साथ में क्या होगा कि जो स्लिप इंक्रीज होगी, तो उस केस में हमारा जो मोटर होगा, वो मोटर हमारा जो करंट सप्लाई से ले रहा होगा, वो करंट भी हमारा क्या करेगा, ज्यादा करंट लेगा। तो हम कह सकते हैं मोर करंट ड्रॉ, ठीक है। तो बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? तो हमेशा याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यू में पूछता है, क्या कहीं पे भी पूछता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है, अगर उसके एक सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या हमारा मोटर ऑपरेट करता रहेगा या ऑफ हो जाएगा? तो क्या कहोगे, ऑपरेट तो करेगा, बट उसकी स्पीड और स्लिप इंक्रीज होने के कारण मैक्सिमम करंट ड्रॉ करेगा मोटर। और मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने से क्या होगा, उस केस में हमारी जो पावर होगी, पावर की रेटिंग भी कम हो जाएगी, और जो पावर जितना डेवलप कर रहा होगा वो पावर भी कम डेवलप करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो मोटर होगा वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह ऑपरेट करेगा, ठीक है। बताइए, इतनी बात क्लियर है? तो इतनी बात अगर आप समझ में आ गई तो हम नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट आगे इसमें डिस्कस करें। अब जैसे कि आप बात करें कि इसके कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें भी हमारा बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो इसमें भी हमारे स्टेटर और रोटर पार्ट होता है, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे स्टेटर और रोटर पार्ट। अब रोटर बेसिकली जो हमारा इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यूज किया जाता है, वो हमारा कैसा होता है, स्क्वायरल गेज टाइप का, ठीक है। कैसा, स्क्वायरल गेज टाइप का रोटर यूज किया जाता है। और स्टेटर, तो स्टेटर बेसिकली जो हमारी जो डिजाइन की जाती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, वो हम कह सकते हैं कि स्टेटर जो वो स्टार्टिंग मेथड, या हम कह सकते हैं स्टार्टिंग मेथड के लिए हम लोग स्टेटर को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि हमारा मोटर यानी कि सेल्फ स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो चलिए अभी इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम कह सकते हैं जो डिजाइन की जाती है स्टेटर को, वो हमारा मेथड ऑफ स्टार्टिंग के लिए यूज किया जाता है। हम कह सकते हैं पर्पज ऑफ स्टार्टिंग मेथड। तो जो भी हम मेथड यूज करते हैं सिंगल फेज मोटर को ऑपरेट करने के लिए, उसी के बेसिस पे हमारे क्या होते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर डिवाइड किए जाते हैं या क्लासीफाई किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं इसको बाद में। तो ये हो गया। अब बात करें कि ये इनका यूज कहाँ होता है, तो इनका हमने पहले ही बताया कि हमारा क्या है, डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। याद रखना, डोमेस्टिक पर्पज के लिए। और इसके अगर बात करें तो ये हमारा क्या होता है, लेस कॉस्ट होती है इसकी,
यानी कि इसकी कीमत भी कम होती है। सिंपल होते हैं, ये सिंपली ये ऑपरेट करते हैं। और हम बात करें इसके तो मेंटेनेंस और रिपेयर की, वो भी हमारा कम होता है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ठीक है। और ये सिंगल फेज एसी सप्लाई पे ऑपरेट होते हैं, ठीक। तो इतने पॉइंट आप नोट करते चलिए, क्योंकि ये हम शॉर्ट में आपको चीज़ें बता रहे हैं। हालांकि डिस्कस सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन इसका आप लोग शॉर्ट में नोट करते जाइए, जिससे कि क्या होगा, जब आप एग्जाम में दोगे जाके तो क्वेश्चन को आप वहाँ पे लिख सकते हो अच्छे से। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें। अब हम जानते हैं कि ये तो हमारे क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं एडवांटेज है कि इसका डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है, लेस कॉस्ट होती है, सिंपल डिजाइन होती है और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट भी कम होती है, ठीक है। अब इसका जो बेसिक लिमिटेशन की बात करें, बेसिक लिमिटेशन हमारा इसमें क्या होता है, तो लिमिटेशन हम लोग अगर कहें या हम कहें कोई इसका डिसएडवांटेज, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का बेसिकली डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये जो हमारा मोटर होता है वो हमारा कैसा होता है, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। तो नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर के कारण ही हम इसका कह सकते हैं कि ये हमारा मेन डिसएडवांटेज होता है इसका, ठीक है। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देख लेते हैं कि जिसका जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल, हेडिंग डाल के चाहे आप लिख लीजिए क्या है इसका। प्रिंसिपल नहीं कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि चलिए हम आगे आपको बता देते हैं कि सिंगल फेज सप्लाई इंडक्शन मोटर है। तो जब हम सिंगल फेज सप्लाई इंडक्शन मोटर में कोई सप्लाई दे रहे हैं, मान लिया तो सिंगल फेज सप्लाई हमने दिया, और जब सिंगल फेज सप्लाई जब देते हैं तो उस केस में हमारा क्या होता है कि ये क्या करेगा, एक पल्सेटिंग या अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या हम कह सकते हैं अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। किसमें, एयर गैप में। किसके एयर गैप में, स्टेटर और रोटर के एयर गैप में। तो स्टेटर और रोटर के एयर गैप में पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, हमारा रोटर कंडक्टर से लिंक करेगा, और लिंक करने से क्या होगा, हमारा वोल्टेज, करंट, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और बेसिकली जो टॉर्क डेवलप होता है, तो इसमें हमारे जो नेट टॉर्क डेवलप होगा, नेट टॉर्क जो डेवलप होता है वो हमारा कैसा होता है, जीरो। और जीरो नेट टॉर्क डेवलप होने के कारण ही हम इसको कहते हैं कि हमारा ये कैसा है, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। बताइए इतनी बात क्लियर है। अब ये नॉन नेट टॉर्क हमारा जीरो कैसे डेवलप होता है, तो अभी हम इसको देखेंगे डिटेल में। अब बेसिकली जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की एनालिसिस की बात करें, क्या है, एनालिसिस की बात करें, तो एनालिसिस हम लोग एक थ्योरी के द्वारा करते हैं। तो वो थ्योरी हमारी क्या कहलाती है, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी के अंतर्गत ही हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एनालिसिस करते हैं कि हमारा किस तरीके से टॉर्क डेवलप, जीरो डेवलप होता है, नेट टॉर्क, और क्या होता है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, ठीक है। बताइए इतनी बात क्लियर है सभी लोगों को। फिर हम डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के बारे में आपको बताएं आगे, अगर इतनी बात क्लियर हो तो सभी लोगों को। बताइए, तो आप क्या करोगे, हेडिंग सभी लोग डालोगे, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। क्या है, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी हमारी क्या कहती है, तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी हमारी ये कहती है कि जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जब हम सप्लाई देते हैं, सिंगल फेज सप्लाई, तो उस केस में एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जो क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड का होता है, यानी कि φm क्या होता है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का
अल्टरनेटिंग या हम कह सकते हैं पल्सेटिंग टॉर्क होता है। तो ये बेसिकली जो पल्सेटिंग टॉर्क का होता है ये दो कंपोनेंट से या दो मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना होता है। वो क्या होता है, फाई एम बाई टू और फाई एम बाई टू। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं अगर आपसे ये पूछा जाए कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या है, तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी कुछ नहीं है, जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है या जो हमारा पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जो कि क्या होता है फाई एम बाई टू, और ये कांस्टेंट स्पीड से या हम सिंक्रोनस स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, एयर गैप में रोटेट करता है। और एयर गैप में जब अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा एक दूसरे के, लेकिन मैग्नीट्यूड तो हमारा सेम है, और ये मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन हमारी क्या होती है, अपोजिट होती है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे, इट प्रोड्यूस कांस्टेंट या प्रोड्यूस इट रोटेट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ऑपरेट करते हैं, रोटेट करते हैं। फ्लक्स हमारा कहलाता है फाई एम बाई टू। हम कह सकते हैं एक जो हमारा डेवलप होता है वो फॉरवर्ड फ्लक्स होता है, फॉरवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये हमारा कहलाता है बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बताइए इतनी बात क्लियर है। तो इस कारण हमारा क्या होता है, जो फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमारा टॉर्क डेवलप होता है वो क्या टॉर्क कहलाता है, वो हमारा टॉर्क फॉरवर्ड टॉर्क कहलाता है। और जो फॉरवर्ड बैकवर्ड फ्लक्स के कारण जो हमारा टॉर्क डेवलप होता है वो हमारा क्या कहलाता है, बैकवर्ड टॉर्क कहलाता है। अब हम जानते हैं कि टॉर्क तो जब फ्लक्स हमारा सेम मैग्नीट्यूड का है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कि जो टॉर्क डेवलप होगा फॉरवर्ड टॉर्क और जो बैकवर्ड टॉर्क होता है वो मैग्नीट्यूड में तो सेम रहेंगे। कैसे रहेंगे, एग्जैक्ट सेम रहेगा इन मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। और जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो उस केस में अगर हम बात करें नेट टॉर्क की, तो नेट जो टॉर्क हमारा डेवलप होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड टॉर्क माइनस के क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड टॉर्क माइनस के बैकवर्ड टॉर्क। अब फॉरवर्ड टॉर्क हमारा फाई एम बाई टू है मान लेते हैं, इसके कारण होता है, और बैकवर्ड टॉर्क हमारा, चलिए ऐसे मान लेते हैं, नॉट टॉर्क जो नेट टॉर्क जो होगा हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड टॉर्क प्लस बैकवर्ड टॉर्क होता है। लेकिन फॉरवर्ड टॉर्क हमारा क्या होगा, टीएफ होगा, और बैकवर्ड टॉर्क हमारा माइनस में होगा, क्योंकि हम जानते हैं बैकवर्ड टॉर्क हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जो टोटल नेट टॉर्क डेवलप होता है वो हमारा कैसा हो जाएगा, जीरो होता है। ठीक है, तो जीरो होने के कारण हमारा मोटर कैसा हो जाता है, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो एक बार फिर समझ लीजिए इसको अच्छा एक से। तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या कहती है कि जो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारा दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, फाई एम बाई टू और माइनस फाई एम बाई टू। ठीक है, अब फाई एम बाई टू और फाई एम बाई टू यानी कि एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड का हमारा या एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड का फ्लक्स डेवलप होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है। ये अपोजिट डायरेक्शन में हमारे क्या होते हैं, एयर गैप में फ्लो करते हैं। तो फ्लो होने के कारण जो टॉर्क डेवलप होगा इनमें स्टार्टिंग के दौरान, क्या है ये सारी चीजें क्या है स्टार्टिंग के दौरान, तो स्टार्टिंग के दौरान जो हमारा टॉर्क डेवलप होगा वो नेट टॉर्क हमारा जीरो हो जाता है। और नेट टॉर्क जब कैंसिल आउट हो जाता है यानी जीरो हो जाता है, उस केस में हमारा रोटर रोटेट नहीं कर पाता है। तो यही कारण है कि हमारा ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता है। ठीक है, तो इतनी बना के आप चीजें लिख देना वहां पे, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के अंतर्गत आता है। अब बात करें, चलिए नेक्स्ट और बात कर लेते हैं। तो ये तो हमने बता दिया कि हम क्या करेंगे, फाई एम जो होता है हमारा फाई एम बाई टू और माइनस फाई एम बाई टू डेवलप होता है, जो मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होता है, इसलिए नेट जो टॉर्क होगा
वो 0 डेवलप होगा। ठीक है, और 0 डेवलप होने के कारण ही हमारा नॉन सेल्फ हो जाएगा स्टार्टिंग। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि जो फ्लक्स होगा, स्लिप की बात कर लेते हैं। जैसे स्लिप की बात करें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमने जो स्लिप देखा था कि स्लिप की वैल्यू हमारी कितनी हो सकती थी। स्लिप की जो वैल्यू होती थी वो हमारी 0 से 1 तक रहती थी। जबकि अगर हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में बात करें तो ये स्लिप हमारी क्या होगी, ये स्लिप हमारी या स्लिप की वैल्यू जो होती है वो 0 से 2 तक वेरी करती है। याद रखना, 0 से 2 तक वेरी करती है। अब इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो हमारी फॉरवर्ड स्लिप होती है वो हमारी क्या होती है, वो स्लिप के इक्वल होती है। और जबकि दूसरी जो स्लिप होती है बैकवर्ड स्लिप जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी 2 माइनस एस होती है, यानी कि 2 माइनस स्लिप। तो ये आप याद रखिएगा, इन रिलेशंस को आप लिख देंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा इफेक्ट दिखेगा वहाँ। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमारी 0 से 2, 0 से 1 और सिंगल फेज में 0 से 2 तक स्लिप हो सकती है। ठीक है, इतनी होती है। अब ये तो आप समझ में आ गई इतनी बातें। अब हम जानते हैं कि अगर हमारी स्टार्टिंग की बात करें, एट स्टार्टिंग पे, तो स्टार्टिंग के केस में अगर हम लोग फॉरवर्ड स्लिप की बात करें तो हम मान लेते हैं ये होता है फॉरवर्ड स्लिप। बैकवर्ड स्लिप की बात करें तो 2 माइनस एस, ये हम जानते हैं। तो स्टार्टिंग के केस में हमको पता है कि स्लिप जो हमारी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो स्लिप जब 1 होगी तो उस केस में हम कह सकते हैं जो फॉरवर्ड स्लिप होगी वो हमारी क्या होगी, 1, और जो बैकवर्ड स्लिप होगी वो हमारी क्या होगी, एफ बी 2 माइनस 1, यानी कि एफ बी इक्व टू 1। तो स्टार्टिंग के केस में जो स्लिप हमारी फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप क्या हो जाएगी, सेम होती है, इक्वल, यानी कि 1। यही कारण है कि हमारा क्या है, ये मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होता है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। अब रनिंग कंडीशन में अगर बात करें तो देख लीजिए रनिंग कंडीशन। तो रनिंग कंडीशन में हम जानते हैं कि स्लिप हमारी अप्रोक्सीमेट हम मान सकते हैं क्या है, 0 होती है, लगभग होती है कि नहीं स्लिप, ये आप जानते हैं। तो यहाँ से अगर फॉरवर्ड स्लिप की बात करें तो ये कितना हो जाएगी, 0, और बैकवर्ड स्लिप की बात करें तो क्या होगी, 2 माइनस 0, यानी कि बैकवर्ड स्लिप हमारी क्या हो जाएगी, 2। तो ये बैकवर्ड स्लिप इस रनिंग के केस में 0 से 2, ठीक है, और फॉरवर्ड स्लिप हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये पॉइंट हैं कुछ, इन पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे आगे। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। तो इतनी तो बात हमने कर ली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। अब बात करते हैं कि इसके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होते हैं हमारे बेसिकली वो क्लासीफाई किए जाते हैं, या हम कह सकते हैं जो भी टाइप्स होते हैं हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, वो बेसिकली डिसाइड किससे किए जाते हैं, हमारे स्टार्टिंग मेथड के बेसिस पे। कैसे, स्टार्टिंग मेथड के बेसिस पे, क्योंकि हम स्टार्टिंग पर्पज के लिए ही मेथड हम स्टार्टिंग मेथड के लिए ही हम लोग अलग अलग टाइप के मेथड यूज करते हैं। उन्हीं के आधार पे हमारा क्या होता है, मोटर डिसाइड किए जाते हैं कि कौन सा मोटर हमारा होता है। जैसे अगर बात करें तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो बेसिकली हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, स्प्लिट फेज, नोट करते जाइए, स्प्लिट फेज, और दूसरा जो होता है हमारा स्प्लिट पोल टाइप। ठीक है, स्प्लिट पोल टाइप। अब स्प्लिट फेज के भी हमारे टाइप्स होते हैं। तो स्प्लिट फेज टाइप के हमारे कौन कौन से होते हैं, याद रखना, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस स्प्लिट, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज, या हम कह सकते हैं स्प्लिट फेज मोटर। दूसरा हमारा क्या होता है स्प्लिट फेज के अंतर्गत, ये होता है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड। ठीक, थर्ड जो हमारा है वो क्या है, कैपेसिटर रन मेथड। ठीक, फोर्थ जो हमारा मेथड आता है स्प्लिट के अंतर्गत वो क्या होता है, परमानेंट कैपेसिटर टाइप, परमानेंट
कैपेसिटर टाइप मोटर। ठीक, तो ये बेसिकली हमारे स्प्लिट फेज के अंतर्गत स्प्लिट फेज मोटर के अंतर्गत हमारे 4 मोटर्स आते हैं। जो इस रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर होता है, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड होता है, कैपेसिटर रन मेथड होता है और परमानेंट कैपेसिटर टाइप मोटर होता है। बात करें स्प्लिट पोल की, तो स्प्लिट पोल के लिए हमारा एक मोटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैडेड पोल मोटर, सैडेड पोल मोटर। ठीक है, तो बेसिकली आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में इतने टाइप के मोटर पढ़ोगे। ठीक है, ठीक है, तो इतने टाइप के आप मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या कर देंगे, इसको एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, सबके बारे में हम आपको बताएंगे अच्छे से। ठीक है, कि कौन सा मोटर कहाँ पे यूज किया जाता है, कितनी रेटिंग का होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है। ठीक है, टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप सभी लोग अपना क्लास, इन सभी क्लासेस को देख के जाइएगा एग्जाम से पहले 2 से 3 बार, तो कहीं ना कहीं आपको इनका वहाँ पे बना के भी लिख सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रट नहीं सकते हो कोई चीज़। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।